सोच कर देखिए, एक ही वक्त में एक ही नदी के दो किनारों पर दो महान साम्राज्य पनपते हैं। एक का नाम था विजयनगर यानी जीत का शहर, और दूसरा था उसका सबसे बड़ा दुश्मन बहमनी सल्तनत। उनकी किस्मत एक दूसरे से ऐसी जुड़ी थी कि उसमें तरक्की थी, टकराव था और आखिर में एक की पूरी तबाही। चलिए आज इसी शानदार और दर्दनाक कहानी को समझते हैं। और ये हमें सीधे ले जाता है विजयनगर की राजधानी हम्पी की कहानी तक। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी खूबसूरती और दौलत के चर्चे पूरी दुनिया में थे, वो इतना तबाह हुआ कि मानो इतिहास से उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई हो। तो ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, ये एक खोई हुई विरासत की भी कहानी है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, 14वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में। उस वक्त दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और पूरे इलाके में एक तरह का पावर वैक्यूम, एक खालीपन सा छा गया था। और जैसा कि होता है, इस खालीपन को भरने के लिए दो नई जबरदस्त ताकतें लगभग एक ही साथ मैदान में उतरी। और इन दोनों ताकतों के बीच सरहद बनी कृष्णा नदी। पर यह सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये दो अलग अलग सभ्यताओं, दो ताकतवर सेनाओं और दो बड़े सपनों के बीच की एक लकीर थी। 1336 में नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई और महज 11 साल बाद 1347 में उत्तर में बहमनी सल्तनत ने जन्म लिया। और यही नदी उनके सैकड़ों साल के झगड़ों की गवाह बनने वाली थी। इनकी फौजी ताकत में जो फर्क था वो इनके नामों से ही पता चल जाता है। विजयनगर के राजा खुद को नरपति कहते थे, मतलब इंसानों का मालिक, जो उनकी बहुत बड़ी पैदल सेना की तरफ इशारा करता था। वहीं बहमनी सुल्तान खुद को अश्वपति कहते थे, यानी घोड़ों का मालिक, क्योंकि उनकी असली ताकत थी उनकी घुड़सवार सेना, जिसके लिए वो बेहतरीन घोड़े विदेशों से मंगवाते थे। तो आइए पहले नदी के उस पार दक्षिण की तरफ चलते हैं और विजयनगर को थोड़ा करीब से देखते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, विजय का शहर। आखिर ये साम्राज्य बना कैसे और इसकी ताकत की असली वजह क्या थी? विजयनगर पर हमेशा किसी एक ही खानदान ने राज नहीं किया। इसके लंबे इतिहास में कुल 4 राजवंश आए। शुरुआत की संगम वंश के 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने, लेकिन इसका असली सुनहरा दौर, इसका गोल्डन एज, वो आया तुलुव राजवंश के दौर में, जब ये साम्राज्य अपनी बुलंदी पर पहुंच गया था। अब सवाल यह है कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था? इसका राज छिपा था अमरनायक सिस्टम में। ये बहुत ही क्लेवर सिस्टम था। देखिए, राजा अपने मिलिट्री कमांडरों यानी नायकों को जमीन के टुकड़े दे देता था। बदले में ये नायक वहां से टैक्स वसूलते थे और राजा के लिए एक तैयार सेना रखते थे। ये सिस्टम ही इस पूरे साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी था। हर महान साम्राज्य का एक ऐसा दौर आता है जब वो अपने शिखर पर होता है। विजयनगर के लिए वो दौर था राजा कृष्णदेव राय का। वो तुलुव राजवंश के थे और उन्हीं के राज में विजयनगर कला, ताकत और संस्कृति में सबसे आगे निकल गया। कृष्णदेव राय को सिर्फ एक राजा कहना काफी नहीं होगा, वो एक कंप्लीट किंग थे। उन्होंने विठल स्वामी और हजाराराम जैसे शानदार मंदिर बनवाए। वो खुद एक बड़े विद्वान थे जिन्होंने तेलुगु में राजनीति पर अमुक्त माल्यद नाम की किताब लिखी। उन्होंने अपनी मां के नाम पर नागलपुरम नाम का एक पूरा नया शहर बसाया और उनका दरबार तेलुगु के सबसे बड़े कवियों से भरा रहता था। कृष्णदेव राय के दरबार की शान थे अष्टदिग्गज। इसका मतलब है 8 दिशाओं के हाथी। ये उनके दरबार के 8 महानतम तेलुगु कवियों को दिया गया टाइटल था। और इन्हीं में से एक थे वो जिनका नाम हम सब ने सुना है, चतुर तेनाली राम। इससे पता चलता है कि उनके राज में कला और साहित्य का क्या मकाम था। चलिए अब वापस कृष्णा नदी के उस पार उत्तर की ओर चलते हैं। देखते हैं कि जब विजयनगर चमक रहा था तब उसके दुश्मन बहमनी साम्राज्य में क्या चल रहा था। सच तो ये है कि वहां एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो रहा था। जो बहमनी साम्राज्य कभी एक हुआ करता था, वो अंदरूनी लड़ाइयों और कमजोर लीडरशिप की वजह से बिखरने लगा। धीरे धीरे एक साम्राज्य टूटकर 5 अलग-अलग सल्तनतों में बंट गया और इन 5 को एक साथ दक्कन सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो ये थे वो 5 नए पावर्स जो बहमनी साम्राज्य की राख से पैदा हुए। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बरार और बिदर, हर एक की अपनी अलग सल्तनत। इन नामों को याद रखिएगा क्योंकि ये सब मिलकर विजयनगर की किस्मत का आखिरी और सबसे खूनी पन्ना लिखने वाले थे। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था। एक तरफ था अपनी ताकत के शिखर पर खड़ा अकेला विजयनगर
और दूसरी तरफ थीं 5 नई नई आपस में लड़ने वाली सल्तनतें। माहौल एक ऐसी बड़ी टक्कर की तरफ बढ़ रहा था जो दक्षिण भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। साल था 1565। इतिहास में कुछ साल सिर्फ साल नहीं होते, वो एक मोड़ होते हैं। ये वही साल था। इस जंग को तालीकोटा की लड़ाई कहा जाता है। एक तरफ विजयनगर की भारी भरकम फौज थी जिसे अली आराम राय लीड कर रहे थे, और उनके खिलाफ एक अनोखा गठबंधन बना। 3 बड़ी सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा ने अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने का फैसला किया। जंग का नतीजा विजयनगर के लिए एक भयानक तबाही थी। राम राय हार गए और मारे गए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली कहर तो इसके बाद बरपा। जीतने वाली फौजों ने राजधानी हम्पी पर हमला बोल दिया और कई महीनों तक विजय के शहर को लूटा गया, जलाया गया और ऐसा तोड़ा गया कि वो बस खंडरों का एक ढेर बनकर रह गया। विजयनगर का सुनहरा दौर खत्म हो चुका था। तो इस पूरी तबाही के बाद आखिर बचा क्या? आइए देखते हैं कि इन महान साम्राज्यों ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी, भले ही वो विरासत अब खंडरों में ही क्यों न सिमट गई हो। एक तरफ जहां विजयनगर सिर्फ खंडार बनकर रह गया, वहीं जीतने वाली सल्तनतों ने ऐसी इमारतें बनवाईं जो आज भी उनकी शान की गवाही देती हैं। जैसे गोलकोंडा की कुतुबशाही सल्तनत ने हैदराबाद में चार मीनार बनवाया, या फिर बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत का बनवाया हुआ गोल गुंबज, जो अपनी विस्परिंग गैलरी के लिए आज भी मशहूर है। सदियों तक हम्पी के खंडर गुमनामी के अंधेरे में खोए रहे, जंगलों में छिपे हुए। फिर साल 1800 में कॉलिन मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज अफसर ने इन खंडरों को दुनिया के सामने फिर से पेश किया। उनकी वजह से ही एक भूला हुआ साम्राज्य इतिहास की किताबों में वापस जिंदा हो गया, और आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आखिर दुनिया ने क्या खो दिया था? इसे समझने के लिए 15वीं सदी के एक यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक की बात सुनते हैं। उन्होंने हम्पी के बारे में लिखा था, आंख ने कभी ऐसी जगह नहीं देखी और कान ने कभी नहीं सुना कि दुनिया में इसके बराबर कुछ भी मौजूद है। सोचिए, क्या शान रही होगी उस शहर की। विजयनगर की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास कितना बड़ा है और कितना कुछ हम नहीं जानते। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि हमारे साझा अतीत की, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री की और कितनी कहानियां, कितने शहर और कितने साम्राज्य आज भी वक्त की धूल के नीचे दबे हुए हैं और बस अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।